अब हलचल है, चुनाव आ रहे हैं तो हलचल करना पड़ेगा। तो हम लोग हैदराबाद में बोलते हैं कि हरकत में बरकत है, तो जो हरकत करेगा तो उसमें बरकत रहेगी। अब अगर कोई घर में बैठ के एयर कंडीशन कमरे में राजनीति करना चाहेगा तो वो तो नहीं हो पाएगा। और यूपी भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, 21-22 करोड़ की आबादी है, और इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज एमआईएम पार्टी यूपी के जनता के दिलों में भी आ चुकी है और इसका अच्छा नतीजा निकलेगा विधानसभा के चुनाव में। क्या उत्तर प्रदेश में आपके जिन बयानों को लेकर चर्चा हो रही है, हंगामा हो रहा है, वो इसी हरकत को पैदा करने के लिए है ताकि आप चर्चा में आए? और जो आप बार बार मुसलमान 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 कर रहे हैं, ये भी एक स्ट्रैटेजी के तहत है क्या? देखिए, एक बात आपको मैं समझाना चाहूँगा, और जो लोग आपका ये अजीमुशान प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि यूपी में जितने समाज हैं उन तमाम समाज का एक नेता है, उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, उनकी एक आवाज़ है। और अगर किसी समाज की कोई आवाज़ नहीं है, कोई उनका मुकाम नहीं है, कोई उनकी वोट की वैल्यू नहीं है, तो वो मुसलमान है। और इसमें आप देख लीजिए कि यादव कहते हैं कि अखिलेश मुलायम सिंह हमारे नेता हैं, दलितों में जाटव कहता है कि बहन जी मायावती हमारी नेता है। आप अपर कास्ट हिंदूज में जाइए, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, या हमारे बनिया कम्युनिटी के बेहतरीन तिजारत करने वाले लोग हों, वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कई बरादरी है। और फिर आप देख लीजिए हालिया दिनों में मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने जो कैबिनेट में लिया अनुप्रिया पटेल को, बाघेल साहब को, इन सब का क्या ताल्लुक है? इनका ताल्लुक क्योंकि वो कुर्मी है, वो बाघेल कम्युनिटी के हैं। तो एम्पावरमेंट की बात करने से हमारे भारत की जमहूरियत मजबूत होगी। और 19% उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी है और 9% यादव समाजवादी के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और जब उनकी सरकार बनती है तो हर थाने में यादव इंस्पेक्टर होता है। जैसे अब योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के बहुत बड़े नेता हैं, तो हर थाने में आपको ठाकुर बरादरी का कोई ऑफिसर मिल जाएगा। तो ये तो एक रियलिटी है भारत की सियासत की, और मुसलमानों को हम ये देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अब आप बताइए कि अगर उत्तर प्रदेश में लिटरेसी रेट मुसलमानों का सबसे लोएस्ट होगा 58%, 5 से 15 साल के बच्चे 60% ड्रॉप आउट होगा, 2% ग्रेजुएट्स निकलेंगे, कौन जिम्मेदार है फिर इसका? मैं जिम्मेदार हूं क्या? और पिछले चुनाव में, आखिरी बात कह खत्म, पिछले चुनाव में 2019 के लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों ने करीब 73% सपा को और बीएसपी को वोट दिया। क्या नतीजा निकला? क्या बीजेपी को रोक पाया आप? और बीजेपी को 70% हिंदू भाइयों ने वोट दिया। मेरा डेटा नहीं है, ये तो बड़े बड़े विज्ञान लोग सीएसडीएस का डेटा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इसलिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ही इकोनॉमिक, एजुकेशनल, सोशल एम्पावरमेंट होता है। ये एक रियलिटी हम देख रहे हैं उसको, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपकी कोशिश अच्छी बात है, लेकिन आपकी कोशिश सिर्फ मुसलमानों को उठाने पर केंद्रित क्यों है? क्योंकि सिर्फ आप मुसलमान हैं, आप इस देश के सांसद हैं ना, और आप संविधान की सबसे ज्यादा बात करते हैं। संविधान की जब बात करते हैं तो आपके लिए सब बराबर है, लेकिन आप सिर्फ मुसलमान को चुनते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, आपका सवाल का जवाब यह है कि मेरी नज़र में सब मजहब के मानने वाले एक हैं। मैं किसी मजहब के खिलाफ था, ना कभी रहूंगा। आप संविधान का हवाला देते हैं तो संविधान में राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है, मगर इक्वालिटी की जब बात होती है तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात होती है। एक एम्पिरिकल डेटा है मुस्लिम सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं आज भी कह रहा हूं कि कभी भी आपका चैनल पे बिठा दीजिए मुझे किसी के साथ, जो मैं जो डेटा दे रहा हूं, फिगर दे रहा हूं, जो उसको नहीं मानता, हम बता देंगे। भाई सब्सटेंटिव इक्वालिटी कब पैदा होगी? आप ये, अच्छा, और एक आपको मिसाल देता हूं। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने 2019 में 160 करोड़ रुपये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की तरफ से दिए, माइनॉरिटीज के लिए उत्तर प्रदेश के, जिसमें मुसलमान, सिख, ईसाई सब शामिल। आपको मालूम कितना खर्चा हुआ? 16 करोड़ खर्चा हुआ। मैं आज चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में
आप किसी बीजेपी के प्रवक्ता को, मिनिस्टर को बुलाकर पूछ लीजिए, 2019-20, 20-21, 22-23 में कितने घर मुसलमानों को सैंक्शन हुए, कितने मिले? एक भी नहीं मिला। कौन जिम्मेदार है इसका? अच्छा, फिर आप मुझसे सवाल ये कर सकते हैं कि भाई सपा जब 2017 में पावर में थी तो 62 मुस्लिम एमएलए थे। इतने कमजोर एमएलए थे कि मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा कांड हुआ, 50,000 से ज्यादा पार्टीशन के बाद इतने लोग बेघर हो गए, महिलाओं का रेप हुआ, बर्बादी हुई, कोई आवाज नहीं उठा सकता। तो पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत है, इंडिपेंडेंट लीडरशिप की जरूरत है, ओवैसी साहब, लेकिन तमाम मसाइल को उठा सकेगी। सारी तकलीफ सिर्फ मुसलमानों के बीच नहीं है ना सर, तकलीफ तो हिंदुओं के बीच भी है, सिखों के बीच भी है, बाकियों के बीच भी है, ईसाइयों में भी है। आप सिर्फ उठाने की बात करते हैं मुसलमानों को। ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप सबकी बात क्यों नहीं करते? भारतीयों की बात क्यों नहीं करते? गरीब की बात क्यों करते हैं? मजलूम की बात क्यों करते हैं? आप उसमें धर्म क्यों देखते हैं? इसलिए धर्म देखता हूं क्योंकि भारत में जो डेटा निकलता है वो ये बताता है मुझे और आपको, और जब डेटा हम पढ़ते हैं तो खून के आंसू भी नहीं निकलते आजकल। हम कहां कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इंसाफ किससे होगा? जालिम से इंसाफ होगा या मजलूम से इंसाफ होगा? इंसाफ तो मजलूम से होना चाहिए ना। अब आप बताइए कि अगर मुजफ्फरनगर के राइट्स में 77 केसेस सरकार वापस ले लेती है, कितने मुसलमानों के केसेस वापस लिया बताइए आपने? तो अगर मुसलमानों पूछ रहे हैं, नहीं, मुसलमानों के केस वापस नहीं कर होंगे, रहे हैं। मुसलमानों के केस वापस नहीं होंगे तो आप आकर गैंगस्टर को टिकट देंगे, आप गैंगस्टर को पार्टी में शामिल करेंगे और कहेंगे कि चलो हम तुम्हारे साथ खड़े हो गए। ये कोई बराबरी है? अतीक अहमद को पार्टी में लाने से मुसलमानों को न्याय मिलेगा क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ केस वापस ले लिया, न्याय मिल रहा है। प्रोसिक्यूशन करने की इजाजत नहीं देते, न्याय मिल रहा है। बीजेपी के प्रेजेंट एमएलए में 37% पर क्रिमिनल चार्जेस है, न्याय मिल रहा है। 77 बीजेपी के लीडर्स पर केस वापस ले लिया गया, न्याय मिल रहा है। प्रज्ञा ठाकुर, अतीक अहमद को ले लेने से मिल जाएगा, न्याय मिल रहा है। अतीक अहमद को ले लेने से मिल जाएगा। तो फिर हिंदू जो गैंगस्टर है उनको भी लीजिए ना सर। सुनिए, बिल्कुल, अगर वो आने तैयार हैं, अगर वो इस बात को मानने तैयार है तो आप, अगर आपके पास उनका एड्रेस है, नंबर है तो भिजा दीजिए। तो आप हिंदू गैंगस्टर भी लेंगे, मुसलमान गैंगस्टर भी लेंगे? गैंगस्टर्स की पार्टी बना रहे हैं क्या सर? उत्तर प्रदेश में 37% एमएलए उनको गैंगस्टर बोलेंगे आप? वो जो बीजेपी का एक एमपी है जिस पर रेप का चार्ज है, उसको गैंगस्टर नहीं बोलेंगे? तो आपके लिए आप ये सिस्टम तोड़ने आएंगे या आप कहेंगे कि तुम्हारे 37% हैं? नहीं हुआ है सर, लॉ के लिहाज से ओवैसी साहब, आप ये सिस्टम तोड़ेंगे या आप कहेंगे कि तुम हिंदू गैंगस्टर हो, मुसलमान गैंगस्टर हो, सब आ जाओ यहां पर और मेरे साथ मिलकर सरकार बना लो? आप सिस्टम बदलने आ रहे हैं या उस सिस्टम को बढ़ाने आ रहे हैं? सिस्टम को कौन बदलेगा? जो सत्ता में सिस्टम बदल रहे हैं। जो सत्ता में रहकर टिकट दिए 2017 में, वो क्या कर रहे हैं? दूध के धुले हैं वो। और अगर एक ब्राह्मण समाज के लड़के को लखनऊ में एनकाउंटर हो जाता है तो पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते हैं क्योंकि वो अपर कास्ट का है, और दूसरों पर गोली चलाई जाती है, पेटों में गोली मारी जाती है, जेल में घुस के मारा जाता है तो पुलिस को अवार्ड दिए जाएंगे। आप क्या बात कर रहे हैं सर? आप तो कम से कम तरफदारी मत करिए। नहीं, मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं अगर वो गलत हुआ सर, गलत को गलत के तराजू पर बराबर करने से कोई न्याय नहीं मिलेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं। और आप जब आते हैं, आप पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं, समझदार नेताओं में से हैं, आपकी सोच बहुत बड़ी है, ये मैं मानता हूं। आपसे मिला हूं, आपसे कई बार बात करता हूं। आप बहुत ज़हीन तरीके से समझते हैं पॉलिटिक्स को। लेकिन जब आप सिर्फ मुसलमान करते हैं, आपकी पार्टी का नाम क्या है बताइए सर? AIMIM का फुल फॉर्म क्या है मुझे बताइए? क्या ये पार्टी इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, पार्टी के 2 MPs भारत के सर सुनिए, नहीं सर, आप पहले बताइए दर्शकों को कि AIMIM का फुल फॉर्म क्या है? नहीं, मैं AIMIM का फुल फॉर्म देखना है तो दर्शक जाकर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देखेंगे। मगर आपके दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि इस पार्टी के 1984 से MP हैं जो भारत के संविधान पर ओथ लेते हैं और भारत के संविधान पर यकीन करते हैं।
आप मुझे पूछिए कि अकाली दल के बारे में नहीं पूछेंगे, शिवसेना के बारे में नहीं पूछेंगे, एआईएडीएमके के बारे में नहीं पूछेंगे, टीआरएस के बारे में नहीं पूछेंगे, टीडीपी के बारे में नहीं पूछेंगे। कितने पार्टीज मैं आपको बता दूं, मेरी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। इलेक्शन कमीशन मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाजत देता है। अगर आपको या किसी और को इससे तकलीफ हो रही है तो जाइए इलेक्शन कमीशन को। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है सर। बुरी बात मैं तो कह रहा हूं आप खुलकर बोल दीजिए ना। आपको तकलीफ है इलेक्शन लड़ने से? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मेरी पार्टी का नाम सुनिए, मैं बोल रहा हूं, सुनिए, बोलिए, बोल रहा हूं। मेरी पार्टी का नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अंग्रेजी में आपको समझाने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और जो कोई पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन कमीशन रजिस्टर होती है तो उसको भारत के संविधान को मानना पड़ता है। जब मेरी पार्टी भारत के संविधान में इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड है, संविधान को मानती है, तो इसमें आपको आपत्ति क्यों है? मुझे आपत्ति सिर्फ ये है सर कि आपने अपनी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखा, जिसका मतलब है कि दुनिया पूरे भारत के जो मुसलमान हैं उनकी एकता के लिए मजलिस। और आप वही काम फिर पॉलिटिक्स में करते हैं और दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुओं की बात ना करें, वो दूसरों की बात ना करें, वो बराबरी की बात करें। आप कहां कर रहे हैं? आप तो सिर्फ मुसलमानों के लिए पार्टी बनाकर बैठे हैं। इसको खुलकर बोल दीजिए कि मैं हिंदुओं की बात नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ है ये। अगर मैं आपको दावत दूंगा, हैदराबाद तशरीफ लाइए, मेरे मेहमान रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि अमित शाह जिस वार्ड में आकर हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन में कैंपेन किए थे, वहां पर चौथी मर्तबा राजमोहन कामयाब हुआ। चौथी मर्तबा 12,000 वोट से बीजेपी कैंडिडेट उठा रहा। आप आइए, औरंगाबाद में चलिए, हमारे कितने नॉन मुस्लिम कॉर्पोरेटर से देख लीजिए। मैं आपको देखना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं। ओवैसी साहब, मैं हैदराबाद आया हूं। ओवैसी साहब, आपको भी याद होगा मैं हैदराबाद आया हूं और आपकी ही बाइक पर बैठाकर आपने ही घुमाया है। मैंने देखा है। मैं आपसे कहता हूं, आप इतनी संविधान की बात करते हैं तो पार्टी का नाम आप पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हिंदुस्तानी कर दीजिए। सुनिए, मुसलमान क्यों रखते हैं? अरे भाई, मुसलमान क्या हिंदुस्तान का नहीं है? लेकिन आप सिर्फ मुसलमान के नहीं है ना। आप ये बोलना चाहते हैं? ओवैसी साहब तो मेरे भी हैं। मैं हिंदू हूं लेकिन मेरे भी हैं। आप बिल्कुल नहीं हो। बिल्कुल आपका हूं, बिल्कुल मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। आप सब्सटेंटिव इक्वालिटी, लेकिन आपकी पार्टी के नाम में मैं नहीं हूं ना सर। हो रही है। आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, लेकिन आपकी पार्टी के नाम में मैं नहीं हूं। ये मुसलमान हटाइए सर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर आप भी संविधान में, मैं भी संविधान में हूं। हर पॉलिटिकल पार्टी संविधान को मानती है, संविधान सबसे ऊपर है और संविधान के तहत मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। यह बात आप समझने से कासिर हैं। संविधान के तहत हुआ, मैं मान गया, पर मैं कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो सकता है, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन की जगह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकता? सबकी एकता की बात कीजिए ना सर। अरे मेरे सुनिए, आप समझ नहीं रहे हैं। भारत के संविधान के तहत हर पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है और उस पॉलिटिकल पार्टी को मानना पड़ता है संविधान को। मैं आपको बता रहा हूं, 1960 से हम इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। तो अब इसमें क्या पैगाम मिल रहा है आपको? क्या पैगाम आपको गलत मिल रहा है क्या? नहीं तो मुसलमान हटाने से दिक्कत क्या है सर? कौन कह रहा है कि किसी मजहब आपको वोट नहीं पड़ेगा क्या? अगर मुसलमान हटा देंगे, अगर आप मुसलमान हटा देंगे उसमें से, तो वोट नहीं पड़ेगा क्या? नहीं सर, वोट पढ़ना नहीं पढ़ना है तो अल्लाह तय करेगा ना, जनता तय करेगी। तो मैं कभी इलेक्शन जीतता भी हूं, हारता भी हूं, तो इसमें बुरी बात क्या है? आप फिर माने बैठे हैं कि आपको वोट वही देगा जो अल्लाह की सुनता है। इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। आप माने बैठे हैं ना कि वोट आपको वही देगा जो अल्लाह की सुनता है, जो श्री राम की सुनता है वो नहीं देगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, राजमोहन कॉर्पोरेटर ने अमित शाह के आने के बाद भी बीजेपी का कैंडिडेट हार गया। राजमोहन उसका नाम है। अब आपको और क्या बताऊं मैं? आप मेरे साथ मोटरसाइकिल पे फिरे, आप किसी और चैनल में काम कर रहे थे उस वक्त, तो आपको कई हमारे मेन नॉन मुस्लिम लोगों से आपकी मुलाकात हुई, आप भूल गए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला। मैं तो चाहता हूं जो मुझे वहां दिखा वो हर जगह दिखे। आप यूपी में भी आकर हिंदुओं की बात करें, सिखों की बात करें, ईसाइयों की बात करें। आप सिर्फ मुसलमान करते हैं, वहां दिक्कत होती है। आप कहते हैं मस्जिद शहीद हो गई,
मस्जिद शहीद होना आपका मुद्दा है या मुसलमानों को एजुकेशन मिलना मुद्दा है? देखिए आपको या तो आपको Okay, that amnesia was AIM Chief Saduddin Owaisi speaking to the Times Network. Slipping into a short break now. Stay tuned for more.